बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स और लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें टॉपिक यूनिट नंबर 7 और टास्क 7.7 एंड 7.8। 7.7 में प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और 7.8 में इलास्टिसिटीज़ को वह पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, जिस तरह के फ्लोटेशन के नेम से ही जाहिर है कि फ्लोट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की फ्लोटेशन के बारे में हमने प्रिंसिपल आज देखना है कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है एक फ्लूइड के ऊपर। कहता है जी, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट यानी फ्लोट करवाने वाला ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस करवा दे फ्लूइड को, हैविंग इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी नो डैट जब कोई जिस्म पानी के ऊपर रखा जाएगा तो यहाँ तो वो सिंक कर जाएगा या वो फ्लोट करना शुरू कर देगा ड्यू टू द प्रिंसिपल। अगर इसका वेट, इन दोनों में से एक का वेट इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? ऑफ एन फ्लड, ऑफ अ फ्लड या अपथ्रस्ट फोर्स, जो हमें पता है वाटर्स लगाता है एक जिस्म को ऊपर की तरफ उछालने के लिए। अपथ्रस्ट फोर्स, तो क्या करेगा वो जिस्म फ्लोट करना शुरू कर देगा। अगर यही ग्रेटर देन हो जाए वेट इस अपथ्रस्ट फोर्स के, तो वो क्या कर देगा? वो सिंक करना शुरू कर देगा ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात, अब थ्रस्ट फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगी, ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, तो अब थ्रस्ट पहले ही उसको ऊपर की तरफ उछा रही है, जब उसका वज़न उसे महसूस नहीं होगा तो वो क्या करना करता है शुरू कर देगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा एक फ्लूइड के ऊपर। जो इसके प्रिंसिपल से ही समझ आ रहा है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या लेस देन या इक्वल, नॉट अ ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होने से क्या होगा कि वो क्या करना शुरू कर देगा, उसके ऊपर सिंक करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है जी शिप्स एंड सबमराइन्स। शिप्स एंड सबमराइन्स दोनों ही एक्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस के ऊपर, दोनों ही अमल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस के ऊपर। पहला है वुडन ब्लॉक। हमें पता है वुडन ब्लॉक पानी के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया, तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, उसकी वजह क्या होती है? हमारे पास वेट लेस देन होगा अपथ्रस्ट फोर्स के, तभी ये ना हो कि वाटर हमारे पास ये इतना सा हो और उसके ऊपर रखना हुआ जो वुडन है उसका वेट वो बहुत ज़्यादा हो जाए इस एज़ कम्पेयर टू द फ्लड। तो क्या करेगा? तो ये फिर सिंक कर जाएगा। शर्त क्या है? वुडन ब्लॉक क्यों उसके ऊपर फ्लोट करेगा, उसकी वजह लिखती हैं, अगर वेट लेस देन हो जाए अप थ्रस्ट फोर्स, देन वुडन ब्लॉक्स भी उसके ऊपर क्या करेगा, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन फ्लोट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली शिप्स भी सेम एक्ट करती है। वेट लेस देन अगर होगा अप थ्रस्ट फोर्स के, तो अप थ्रस्ट फोर्स के ऊपर अमल करना शुरू कर देगी, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करवाना शुरू कर देगा फ्लूइड को। उसके बाद सबमराइन्स हैं। सबमराइन्स में दो रीज़न लिखते हैं जी हमारे पास, यहाँ तो इसका लेस देन होता है, यहाँ इक्वल वेट होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं जी, वाटर्स के ऊपर यानी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए सबमराइन्स की, तो सबमराइन्स यूँ एक्ट करती है, ये वाटर है, तो हमें पता है सबमराइन्स का आधा हिस्सा जिस वाटर के अंदर और आधा हिस्सा बाहर होता है, और ये इस तरह डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है, उस तरफ वेट करना शुरू कर देगा जिधर अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करना शुरू करेगी। और हमें यह भी पता है कि ये वाटर के अंडर भी वर्क कर रहा होता है, ये वाटर के अंदर भी फ्लोट हो रहा होता है। ठीक हो गया, सबमराइन्स है और ये वाटर के अंदर फ्लोट करना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या होता है? इसके ऑब्जेक्ट का जो वेट है कंट्रोल किया जाता है एज अ एम्प्टी टैंक।
इसके अंदर एम्प्टी टैंक होते हैं। जब पहले लेस देन था तो ये ऊपर फ्लोट कर रहा था, जब इसका इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, फ्लूइड के इक्वल हो गया, तो क्या करते हैं अंडर वाटर डेप्थ भी क्या करने लग गया, ये फ्लोट करना शुरू कर दिया। जब एम्प्टी टैंक को फिल करना शुरू किया, इतना फिल किया कि वो वाटर के इक्वल आ जाए। इसी तरह ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे और सिंक करता जाएगा, और उसके बाद फिर इसको एम्प्टी करना शुरू करेंगे तो वापस ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट आएगा और दोबारा फ्लोट करना शुरू कर देगा। ये सबमरीन्स का प्रोसेस था। इस तरह प्रिंसिपल फ्लोटेशंस के मद्देनज़र रखते हुए हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, फ्लोट करवाया जा सकता है। 7.8 में इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी को यूँ डिफाइन किया जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी to restore to its original size, a shape या volume when as the deforming force ceases to act। कहते हैं जी जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है तो ऐसी खासियत बॉडी की जो अपनी असल हालत में वापस आ जाए, उसको कहते हैं उसकी इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है, हमने 4th यूनिट में भी हमने देखा था, मैंने आपको बताया था एक ऑब्जेक्ट के मखसूस पार्टिकल्स के तहत वो होते हैं। जब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो इन पार्टिकल्स की शेप चेंज हो जाती है, इन पार्टिकल्स की शेप चेंज हो जाती है, जिसको हमने कहा था डिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जब फोर्स अप्लाई कर दी जाए, अगर वो शेप चेंज कर ले, पार्टिकल्स लेंथ चेंज कर ले या अपना वॉल्यूम चेंज कर ले, उसको कहा जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यही जब इसको हटा दिया जाए, फॉर एग्जांपल एक सोफ़ा है, उसके ऊपर कोई बैठे तो आप देखोगे सोफ़े की शेप चेंज हो जाती है, उसकी लेंथ यहाँ तक कि उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। जब उसको हटा दिया जाता है उस फोर्स को, जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं वो अपनी असल हालत में, तो वो ऐसी खासियत होती है जिनमें वो अपनी असल हालत रिस्टोर कर लेती है, हमारी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रिस्टोर कर लेती है। जब उसको हटा दिया जाता है तो वापस वो अपनी असल हालत में आ जाती है, जिस तरह बैलेंस स्प्रिंग की एग्जांपल है, और इन्होंने एग्जांपल दी हुई है रबड़ की। इस तरह इलास्टिसिटी। इसके बाद आता है जी हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस पहले ही कहते हैं दबाव को, प्रेशर को। तो इसलिए जिस हम प्रेशर को डिफाइन किया था, द फोर्स अप्लाई होना यूनिट एरिया, इसी तरह डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होना यूनिट एरिया, तो उस यूनिट एरिया पे क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। फिर में वही एग्जांपल है, सोफ़े, अगर सोफ़े के ऊपर बैठा जाएगा तो यानी सोफ़े के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा, वो अपनी हालत को चेंज करेगा, उसके ऊपर दबाव डाला जाएगा कि तुमने अपनी असल हालत को चेंज करना है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगी। तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स एक यूनिट एरिया पे ऊपर एक्ट करेगी तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस कहलाएगा। स्ट्रेस क्योंकि अप्लाई हो रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसलिए इसका फार्मूला भी आ जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A। सिमिलरिटी, यूनिट इसका फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर पर स्क्वायर इसका आ गया यूनिट। उसके बाद स्ट्रेन किसे कहते हैं, व्हेन अ स्ट्रेस एक्ट। अब जब स्ट्रेस एक्ट करेगा, स्ट्रेस तो हमें पता है पहले ही फोर्स है जो अप्लाई कर दी जाएगी, जब स्ट्रेस एक्ट कर दिया जाता है तो आप देखोगे फिर उसकी शेप चेंज हो जाएगी या लेंथ चेंज हो जाएगी या वॉल्यूम। सिमिलरली एग्जांपल इसकी फिर सोफ़ा ही है, उसके ऊपर ही आप देख सकते हो, उसके ऊपर ही स्ट्रेन आप इम्प्लीमेंट होता देख पाओगे, क्योंकि उसने अपनी जब स्ट्रेस अप्लाई किया, जब फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की किसी जिस्म के ऊपर, आप देखोगे कि उसकी जो बॉडी है उसमें चेंज आता है, या तो लेंथ में चेंज आता है या शेप में चेंज आएगा या वॉल्यूम में, या तीनों चीज़ों में चेंज आएगा। तो आप कह सकते हो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेन की हालत में आ गया। इस तरह एक और होता है टेंसाइल स्ट्रेन। इसको अगर मैं रेस करूं तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, कहते हैं द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ द लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ
and original length is called टेंसाइल स्ट्रेन। और इसका फार्मूला यूँ ड्रा किया जा सकता है, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ द लेंथ डेल एल ओवर एल ओ। यूँ इसको ड्राइव किया जा सकता है। द रेशियो ऑफ द चेंज लेंथ एंड द ओरिजिनल लेंथ, कितनी चेंज आती है ओरिजिनल लेंथ में, उसको ड्राइव करना, उसको मालूम करना टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा, कि वो बताएगा कितना चेंज आया। पहले ओरिजिनल चेंज लेंथ कितना था, यानी एक परसेंटेज निकालना चेंज ऑफ लेंथ में, सिर्फ चेंज ऑफ लेंथ में। अगर चेंज ऑफ शेप में निकालोगे तो वो आगे दूसरी टाइप से आ जाता है, जो अब नेक्स्ट ईयर में जाके रीड आउट करोगे। अगर शेप में चेंज आए, रेशियो निकालोगे तो मॉडुलस आता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम में चेंज आए तो एक नया आ जाता है। तो टेंसाइल स्ट्रेन में सिर्फ हमने देखना है कि कितना चेंज आया ओरिजिनल लेंथ में से, तो उसको क्या कहते हैं जी, टेंसाइल स्ट्रेन। कब हमें पता चलेगा, जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह 7.9 टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे हुक लॉ क्या होता है और यंग मॉडुलस किस तरह और यंग मॉडुलस हम किस तरह पढ़ेंगे क्या होता है। जज़ाकल्लाह खैर।